गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि कल आपका एक क्लास नंबर सिस्टम का चला था और आज डेफिनेशन का दूसरा क्लास है और बड़े खुशी की बात भी है कि आप लोग जितने लोग सीजीएल की तैयारी कर रहे होंगे आंसर की आ चुका है और सब लोग आई होप सब लोग अपना अपना आंसर की देख लिए होंगे, क्या कट ऑफ का एक्सपेक्टेशन है, क्या चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा हम अपनी तरफ से एनालिसिस करके अगर आपको बताएं तो कट ऑफ की अगर हम थोड़ा सा सीजीएल की बात कर ले कट ऑफ की कि कितना कट ऑफ जा सकता है, तो अगर 130 से हमारे अनुसार 130 से 35 अगर यूआर वाले हैं यानी जनरल वाले हैं तो ऑब्वियसली जहां 99% उम्मीद है कि आपका हो जाएगा, थोड़ा सा आपका दो चार नंबर इधर उधर हो सकता है। अगर 125 से 30 के बीच में अगर ओबीसी हैं तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए अपने मेंस की तैयारी। और जितना आपको पढ़ा रहे हैं ये एनटीपीसी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, इम्पोर्टेंट तो है ही, आपके मेंस में बहुत ज़्यादा फायदा करने वाले यानी एसएससी सीजीएल के जो मेंस की तैयारी करेंगे। हमारा यही सजेशन है, आपको यही एडवाइस है कि इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए जो आपको मैथ्स में बहुत बेहतरीन बेनिफिट करने वाला है। और अगर देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस वाले अगर 120 से 100 लगभग 28 तक हैं तो इनका ईडब्ल्यूएस में हो जाएगा, यानी ईडब्ल्यूएस वाले भी तैयारी अपना शुरू कर दें। और अगर 110 से 115 के बीच में अगर एससी वाले हैं तो ये भी अपना तैयारी शुरू कर दें। और एसटी वाले अगर 100 से लेके 110 तक हैं एसटी वाले तो ये भी अपना तैयारी शुरू कर दें। ये हमारा एक्सपेक्टेशन है कट ऑफ का और हम लोग एक टारगेट बैच लेके चल रहे हैं एनटीपीसी का जो आपके लिए बेनिफिट मेंस में होगा, एसएससी मेंस में भी बहुत ज़्यादा ये बेनिफिट करने वाला है, बेनिफिट आपको होगा इस टॉपिक से। तो चलिए कल के वीडियो के आगे आज स्टार्ट करते हैं, उससे थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं और कोशिश करते हैं कि सारे डेफिनेशन, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो पिछला वीडियो आपका हुआ है सारा चीज़ें पिछला आप वीडियो देखे होंगे और उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी जो इसमें वीडियो में दिक्कतें आ रही हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि ये जो भी प्रॉब्लम है आपका अगली वीडियो में हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलें स्टार्ट किया जाए। नेक्स्ट आपका जो भी डेफिनेशन है उस डेफिनेशन में आ जाइए। कल हम लोग जहां तक डेफिनेशन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू तक पढ़ लिए थे। अगर आप इस वीडियो अगर पिछला वीडियो ना देखे हो तो इस वीडियो से पहले आप पिछला वीडियो जाके देखें और पिछले वीडियो से इसको रिलेट करें कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो और उसके बाद से आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, चलिए पहले हम जानते हैं कि नंबर यानी कि जो भी संख्या होती हैं कितने प्रकार की होती हैं, जी कैसे होती हैं। अगर हम पूछें कि दुनिया में कितने तरह के लोग हैं तो आप तो यही कहोगे ना कि एक लोग ऐसे होते हैं जो रियल होते हैं यानी बहुरूपिया नहीं होते हैं जी, उनका एक ही फेस होता है, एक ही पहचान होती है। और एक ऐसे होते हैं जिनका हम इमेजिनेशन करते हैं। जैसे आप सपोज कहो कि हाँ मैंने कहा कि भाई अंबानी तो है ना, अंबानी तो रियल है जी। हमने कहा कि मोदी जी क्या है, रियल है जी। लेकिन मैंने कहा नहीं एक भूत है, भूत का क्या किया जाता है, इमेजिनेशन किया जाता है जी, इमेजिनेशन। तो वैसे ही हमारी संख्याएं जो होती है ना दो तरह की होती हैं। संख्याएं कितनी तरह की हैं, दो तरह की है। एक संख्या ऐसी बनती है जिसका नाम है रियल नंबर, जो कौन है रियल नंबर। अभी समझिए इस रियल नंबर को हम पूरा विधिवत बढ़िया से समझाएंगे। अभी रियल नंबर यानी कि एक ऐसा दुनिया में है जो रियलिटी में है जी, रियल है, रियल उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। और एक होता है इमेजिनरी नंबर जिसको बोलते हैं आप काल्पनिक संख्या। ऐसी संख्याएं यानी कि एक वास्तविक होती हैं और एक काल्पनिक होता है जिसका कोई फिक्स वैल्यू है, जिसका कोई फिक्स मान है, जो आपको एक लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ऐसी संख्या को कहते हैं रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर होता है जिसका मैं केवल इमेजिनेशन कर सकता हूं कि इसका मान ये हो सकता है, आप एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं, ऐसे को हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, और दोनों को जब मिक्सअप कर दिया जाता है यानी भूत और आदमी दोनों को मिक्सअप कर दीजिए, यानी रियल और इमेजिनरी दोनों को मिक्सअप कर दीजिए तो बन जाता है कॉम्प्लेक्स। नहीं कहते हैं ना कि बहुत कॉम्प्लेक्स है जी, जटिल है, जिसको हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्या। क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या।
सम्मिश्र संख्या। ठीक है जी। तो सम्मिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो आप कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, यानी कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का जो कॉम्बिनेशन है, जो मिश्रण है, यानी मिक्सअप कर देना, क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, सम्मिश्र संख्या कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्त। अब एक एक बारे में इसके बारे में पढ़ते हैं, यानी रियल नंबर क्या है। सुनिएगा जरा गौर से, इसको पढ़ा जाए। क्या है? रियल नंबर को बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। मैं आपसे पूछूं वास्तविक संख्या क्या है? जिसका आप वास्तव में एग्जैक्ट वैल्यू जानते हैं, जिसका आप मान जानते हैं, जिसको लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वो क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। जिसको आप मतलब हम कह सकते हैं जिसका एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता है, जो एग्जैक्ट होता है वो सब क्या होता है? वास्तविक होता है। जैसे मैंने लिखा 1, बताओ वास्तविक है? आप कहेंगे हाँ जी वास्तविक है। मैंने लिखा 2, आपने कहा हाँ जी ये भी वास्तविक है। अगर मैंने लिखा 3, ये भी वास्तविक है। मैंने लिखा 3.14, ये भी वास्तविक है। मैंने लिखा 4, ये भी वास्तविक है। मैंने लिखा -1, ये भी क्या है? वास्तविक है। मैंने लिखा 0, ये भी क्या है? वास्तविक है। मैंने लिखा -2, ये भी वास्तविक है। -2.15 ये भी क्या है? वास्तविक है। ये सब क्या है? वास्तविक है। अगर हम यहाँ से पॉजिटिव में बढ़ते चलें तो हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे? इन्फिनिटी तक, इनफाइनाइट तक। इधर पॉजिटिव में बढ़े तो कहाँ तक पहुँच जाएंगे? माइनस इनफाइनाइट तक। एक चीज है बाबू ध्यान में रखना कि नेगेटिव में जितना बड़ा वैल्यू होता जाता है, नेगेटिव में हम जितना आगे बढ़ते जाते हैं वो सब वैल्यू छोटा होता जाता है। यानी सपोज आपको ऐसे कोई कहा कि बताइए -10 बड़ा है कि -20 बड़ा है, तो आपका जवाब कहीं ऐसा ना आ जाए कि -20 बड़ा है जी। इसमें कौन बड़ा है? -10 बड़ा है। क्योंकि नेगेटिव में जितना आपको कम वैल्यू रहेगा, जितना छोटा वैल्यू रहेगा वो उतना ही बड़ा होता है, और नेगेटिव में जितना आपका बड़ा वैल्यू रहता है वो उतना ही छोटा रहता है। अगर मैं इसको वास्तविक संख्या को देखूं तो रेंज कहां से कहां तक पहुंचेगी, तो आप कहेंगे नेगेटिव में चला जाए तो माइनस इनफाइनाइट, और पॉजिटिव में चला जाए तो प्लस इनफाइनाइट। यानी कि हम कह सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, यानी माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं होती हैं जिनको हम लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिनका वास्तविक मान होता है, उसको क्या बोला जाता है? रियल नंबर बोला जाता है। समझ पा रहे हैं? ठीक है, आ जाइए आगे बढ़ते हैं। इमेजिनरी नंबर पे आ जाते हैं। इमेजिनरी नंबर क्या है? आ जाते हैं, इसको बोला जाता है काल्पनिक नंबर। हिंदी में कहते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। गौर से सुनिएगा, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक आपको नहीं पढ़ के नहीं लग रहा है कि इसका क्या किया गया? कल्पना किया गया, इमेजिनेशन किया गया है, इसका कोई अस्तित्व नहीं होता। जैसे मैथमेटिक्स का क्या रूल है? कहता है मैथमेटिक्स अगर किसी भी वैल्यू को हम लिखते हैं, जैसे मैंने पूछा आपका बाबू कि +4 का वैल्यू क्या होगा, यानी कि अंडर रूट में 4 का वैल्यू क्या होगा, तो आप फट दे जवाब दे सकते हैं कितना सर? 2। आपने ऐसा क्या क्यों कहा? क्योंकि अगर कोई भी अंडर रूट का घात नहीं, अंडर रूट की कौड़ी में अगर कोई पावर नहीं दिया है तो आप कितने घात की कौड़ी मानते हो? 2 घात की। ये 2 घात की कौड़ी है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? जरा ध्यान से देखिएगा, ये 2 घात की कौड़ी है। मैं इसे लिखा +2 और इंटू लिखा +2। समझ पा रहे हैं? अगर +2 तो आपको भी पता है कि आपका यही सजेशन होता है, यही आप जानते हैं कि सर जितने घात की कौड़ी रहता है अगर उतने का यहाँ अंदर पेयर बन जाता है तब तो क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। तो जरा देखना बाबू, यहाँ पे प्लस और प्लस का पेयर बना कि नहीं? तो 1 प्लस हमारा क्या हो गया? बाहर निकल गया। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 और 2 का पेयर निकला, तो क्या निकल गया? +2। तो आप इसीलिए डायरेक्ट उसको बोल दे रहे हैं क्या कि +2 क्या हो गया? बाहर हो गया। आप डायरेक्ट फट दे उत्तर बता दे रहे हैं कि इसका वैल्यू कितना होगा? 2 होगा ना। लेकिन अगर मैं ऐसे ही पूछ दूं, बताओ, अब तो आप फट दे जवाब नहीं दे पाओगे। अब तो आप तुरंत जवाब नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि आप कहोगे कि इसको सर ऐसे कुछ लिखा जाए। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं +2 और इंटू -2, बताइएगा सर, +2 इंटू -2, हम कहेंगे पेयर बनाओ, आप कहेंगे सर 2 का पेयर बन गया, तो 2 को तो मैंने निकाल लिया, लेकिन क्या प्लस का पेयर बना?
क्या माइनस का पेयर बना, ना प्लस का बना ना माइनस का बना, तो आप कहेंगे हम इसको बाहर नहीं निकाल पाएंगे। तो क्या मैं अंडर रूट में 1 इंटू -1 लिख सकता हूं? तो आपका जवाब होगा हाँ जी, क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो यहां पे हो जाएगा 2 और -1 अंडर रूट में। क्लियर? तो 2 - 1 इसी को बोला जाता है बाबू आयोटा। आयोटा समझ पा रहे हैं ना? इसको क्या बोला जाता है? आयोटा। यानी मैं पूछूं आयोटा का वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे सर आयोटा का वैल्यू रूट में -1 है। आयोटा का वैल्यू रूट में क्या है? -1 है। आप कहेंगे आयोटा का स्क्वायर अगर कर दिया जाए तो आप कहेंगे रूट हट जाएगा यानी -1 हो जाएगा। क्लियर? अगर मैं आयोटा का इसका भी स्क्वायर कर दूं तो आप कहेंगे सर आयोटा के पावर 4 हो जाएगा, और माइनस का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि आयोटा के कितने घात का मिनिमम कितना पावर होता है कि उसका वैल्यू प्लस में चला जाता है। तो आयोटा का मिनिमम जो पावर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए, तभी वो पॉजिटिव में वैल्यू होगा, नहीं तो पॉजिटिव में नहीं होगा। बात समझ पा रहे हैं? क्लियर है? चलिए ये आयोटा, अभी इसका उत्तर हम कैसे बताएंगे? जैसे हमसे कोई पूछा कि रूट में -9 है, तो आप फटते देखते ही बताइए अगर रूट में -9 है तो 9 का 3 बाहर निकल जाएगा, आयोटा आ जाएगा जी। तो 3 आयोटा इसका क्या हो जाएगा? वैल्यू हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? अब देखिए काल्पनिक संख्या मैंने क्या कहा? एक हो गया इमेजिनरी नंबर, एक हो गया आपका क्या, जरा बताइएगा ऊपर देखा जाए, एक हो गया रियल नंबर। रियल नंबर का आप एग्जैक्ट मान जानते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू जानते हैं, जिसका एग्जैक्ट वैल्यू, जिसका आप इमेजिनेशन नहीं करते वो रियल होता है, जिसका आप इमेजिनेशन करते हैं वो क्या होता है? इमेजिनरी होता है। और अभी मैंने आपको बताया एक बात, और वो बात क्या बताया कि मैंने कहा कि जब इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर दोनों को मिला दिया जाता है तो क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है कि नहीं जी? अब बताइए इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं लिखना चाहूं तो आप कहेंगे सर रियल और इमेजिनरी को क्या कर दीजिए? मिक्सअप कर दीजिए ना। तो इसको मैं मिक्सअप कर रहा हूं, मान लीजिए ए, कोई भी रियल नंबर को मैं ए से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है, और कोई भी इमेजिनरी नंबर को मैं आयोटा बी से डिनोट कर रहा हूं, और दोनों को क्या करना है? मिक्सअप कर देना है। तो चाहे प्लस कर दो चाहे माइनस कर दो, चाहे प्लस कर दो चाहे माइनस कर दो, तो ये होता है a प्लस माइनस आयोटा बी, यही होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट। क्लियर? यही क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट। अगर मैं a प्लस आयोटा बी लिखता हूं और मैं लिखता हूं a माइनस आयोटा बी, तो आप कहेंगे सर इन दोनों को एक दूसरे का कॉन्जुगेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट हिंदी में कहते हैं संयुग्मी। हिंदी में क्या कहते हैं? संयुग्मी। मतलब अगर प्लस वाला है तो उसका संयुग्मी, उसका कॉन्जुगेट माइनस वाला होगा, अगर माइनस वाला है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? प्लस वाला होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं, मैं पूछता हूं कि 3 + 4 आयोटा, बताओ इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? आपका जवाब क्या होगा? सर इसका कॉन्जुगेट 3 - आयोटा बी होगा, सॉरी 4 आयोटा, इसका जो कॉन्जुगेट होगा 4 आयोटा। अब मैं पूछूं दोनों का जरा मल्टीप्लिकेशन कर दो बाबू, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो क्या आपका जवाब होगा? एक में a + b है और दूसरे में a - b है, तो आप फार्मूला लगा दीजिए a² - b², तो 3 का स्क्वायर 9, और यहां पे माइनस 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा का स्क्वायर। और अभी पढ़े हो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, मैं दिखा देता हूं, -1। देखिए आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -1। तो बताइए यहां पे अगर मैं -1 रखता हूं, यहां पे -1, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि 9 + 16 = कितना हो जाएगा? 25। क्लियर? अच्छा एक चीजें आपको समझ में आ गया, यहां से एक चीज ऐसा समझ में आया होगा कि बस कुछ करना नहीं है सर, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, अगर उसके संयुग्मी
का गुणनफल पूछ रहा है तो कुछ आपको करना नहीं है, जो भी उसका मैग्नीट्यूड है बाबू, जो भी उसका मैग्नीट्यूड है स्क्वायर करके उनको जोड़ दो। जैसे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर, जैसे मुझसे अगर पूछता कि 3 + 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा के संयुग्मी का गुणनफल बताइए, तो मैं कुछ करता नहीं, बस 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, बस दोनों को जोड़ लेता बस। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब बताइए कोई दिक्कत आपको? अगर रियल नंबर इमेजिनरी नंबर कोई पूछेगा तो आपको कोई दिक्कत, जहां तक उम्मीद है आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, आप समझ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर, यानी रियल नंबर को भी बांटा गया है, यानी कि जो हमारा रियल में है, जो वास्तव है, जो वास्तविक संख्या है, क्या उसको नहीं बांटा जाएगा, उसको भी बांटा जाएगा जी। आदमी भी वास्तव में होते हैं लेकिन कई तरह के होते हैं, आदमी भी बहुत तरीके के होते हैं लेकिन भूत एक का तरीके का होता है। अब भूत में क्राइटेरिया नहीं लगा सकते, इसलिए आपको इमेजिनरी नंबर का कभी भी क्राइटेरिया नहीं लगता। इमेजिनरी नंबर को आप बांटते नहीं है, लेकिन आपको वास्तविक संख्या को क्या किया जाता है, बांट दिया जाता है। वास्तविक संख्या को यानी आदमी को बांटा जाएगा। कोई ऐसा आदमी होगा जो आपका मुसीबत में साथ देगा, कोई ऐसा आदमी होगा जो मुसीबत में साथ नहीं देगा, छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे वास्तविक संख्या को हम बांट लेते हैं। और वास्तविक संख्या को बांटते कैसे हैं कि वास्तविक संख्या भी दो तरह का होता है। एक होता है डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर को बोलते हैं दशमलव संख्या। देखना बाबू, मैं दशमलव संख्या पद्धति पढ़ाया हूँ, कहीं उससे ना रिलेट कर देना, क्योंकि दशमलव संख्या पद्धति अलग है, दशमलव संख्या पद्धति अलग है और दशमलव संख्या अलग है। और एक होता है इंटीजर, इंटीजर को बोला जाता है पूर्णांक। इंटीजर को क्या बोला जाता है हिंदी में, पूर्णांक। ठीक है जी, तो रियल नंबर को दो पार्ट में बांटा गया है। एक हमारा बांटा गया है दशमलव संख्या यानी डेसिमल नंबर, एक हमारा बांटा गया है इंटीजर्स यानी पूर्णांक में। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम दशमलव संख्या के बारे में पढ़ेंगे। जब देखिए यहाँ पे हमारे पीडीएफ में आपको दिख रहा होगा कि एक एक चीज को हम तोड़ के पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज के बारे में हम तोड़ के पढ़ा रहे हैं, और वही फायदेमंद होगा आपके लिए कि एक एक चीज के बारे में सुनिए, क्योंकि एक एक चीज के बारे में जानिए, क्योंकि इसके डेफिनेशन से इतना डिटेल में जाके पूछ लेगा यहां से आप फंस सकते हैं। तो सारे डिटेल में हम पढ़ा रहे हैं और डिटेल में ही इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब आ जाइए डेसिमल नंबर। अच्छा, डेसिमल नंबर किसे कहेंगे, तो ऐसी संख्या जिसमें दशमलव का सिंबल हो, दशमलव का चिन्ह हो। अगर मैं इसमें कह दूं कि ऐसी संख्या जिसको लिखने में दशमलव चिन्ह का प्रयोग होता है, और दशमलव सिंबल का आप जानते ही हैं, दशमलव का सिंबल कैसा होता है, ऐसा आप पढ़े ही होंगे। दशमलव का क्या है, सिंबल, यानी कि कोई भी संख्या लिख रहे हैं अगर दशमलव का सिंबल लगा दिए हैं तो उसको बोलेंगे दशमलव संख्या पद्धति, सॉरी पद्धति नहीं, दशमलव संख्या। जैसे मैंने लिखा 3.14, ये भी क्या है, दशमलव संख्या है। मैंने लिखा 0.33, ये भी क्या है, दशमलव है। अगर मैं ऐसे लिखा 0.33333 और डॉट 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 डॉट, ये भी क्या है आपका, दशमलव है। मैंने लिखा 0.314929 डॉट 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 डॉट, ये भी आपका क्या है, दशमलव संख्या। आप देख रहे होंगे दशमलव लिखने के, जैसे मैंने लिखा कि 22.57, 22.5792233333, ये भी क्या है, दशमलव संख्या। आ रही बात समझ में? यानी कि कोई भी संख्या अगर आप लिख रहे हैं, कोई भी संख्या लिख रहे हैं जिसमें दशमलव सिंबल का आप प्रयोग किए हैं, तो ऐसी संख्या को बोला जाता है दशमलव संख्या। ऐसी संख्या को क्या बोला जाता है, दशमलव संख्या। और दशमलव संख्या और दशमलव संख्या पद्धति दोनों में फर्क है, यही फर्क है। यानी कि दशमलव संख्या को लिखने में दशमलव सिंबल का प्रयोग किया जाता है, और दशमलव संख्या पद्धति तो आप जान ही चुके हैं, यानी ऐसी संख्या पद्धति जिसको 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके बनाया जाता है, ऐसी संख्या पद्धति को क्या कहा जाता है, दशमलव संख्या पद्धति। अब देखिए इसमें आप ऐसे भी डेसिमल नंबर देख रहे हैं। रिकरिंग और नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है, रिकरिंग को बोलते हैं बाबू पुनरावृत्ति, यानी बार बार जिसका पुनरावृत्ति होता है, पुनरावृत्ति दशमलव संख्या। और नॉन रिकरिंग को बोलते हैं अनपुनरावृत्ति दशमलव संख्या। अनपुनरावृत्ति
एक होता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है कि अगर दशमलव सिंबल के बाद अगर किसी अंक का बार बार रिपीटिशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल, यानी कि उसी को अपनी भाषा में हम कह सकते हैं रिपीटिंग डेसिमल, और इसको कह सकते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल। क्या कह सकते हैं? नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब देखिए, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे पुनरावृत्ति में मैंने देखा कि भाई 0.33 जब लिख रहे हैं ना, 0.3333, देखिए आपको इसमें 3 का क्या हो रहा है, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसको आप कह सकते हैं रिकरिंग डेसिमल। अच्छा, नॉन रिकरिंग डेसिमल जिसमें पुनरावृत्ति ना हो और अंत भी ना हो। यहां पे अंत नहीं हो रहा है, यहां भी अंत नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा 25.31927 ठीक है जी। एक तो ऐसी संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, एक संख्या ऐसी हो रही है जहां पे पुनरावृत्ति हो रही है लेकिन इसका कहीं अंत नहीं है। यहां पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है, अंत भी नहीं है ना, तो इसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल। अगर इसमें हम कहते हैं भाई एक लिख देते हैं 0.3, मैं पूछूं किसी चीज का पुनरावृत्ति है, किसी चीज का रिकरिंग दिख रहा, किसी चीज का रिपीटिशन दिख रहा, आप कहेंगे हाँ जी 0 लगा दो, 0 का तो मुझे रिपीटिशन दिख ही रहा। समझ पा रहे हैं? 0 का क्या दिख रहा? रिपीटिशन। अब यहीं से पढ़ना है आपको, थोड़ा सा आ जाते हैं क्योंकि इन्हीं का कमाल है। रिकरिंग डेसिमल और नॉन रिकरिंग डेसिमल को थोड़ा सा अलग से पढ़ लेते हैं, यानी रिकरिंग डेसिमल क्या होता है। ठीक है जी। पुनरावृत्ति दशमलव संख्या क्या होती है? तो मैं कहता हूं कि एक संख्या ऐसा लिखता हूं जिसमें अंकों का पुनरावृत्त होता है, यानी पुनरावृत्ति होता है, जैसे 0 0 कह सकते हैं भैया, पुनरावृत्ति वाला हो गया। अगर मैं ऐसे लिखता हूं इसको 0.333, जरा देखिए तो ये क्या हो रहा है, दोनों पुनरावृत्ति दशमलव हैं, यानी यहां जो है डेसिमल नंबर यानी डेसिमल सिंबल के बाद एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। देखिए जिस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, आप इसको देखिए, क्या ऊपर वाले को आप कुछ ऐसा लिख सकते हो, 0.3 लिख सकते हो ना? क्या आप नीचे वाले को कुछ ऐसा लिख सकते हो? बताना भैया। 0.3 के पावर 3 पे बार लगा दो, ठीक है, 3 पे क्या लगा दो? बार लगा दो। यहां पे तुम क्या कर सकते हो, इसको काट पीट के तुम एक छोटा सा लिख दिया, यानी छोटा बना दिए, इसको भी काट पीट के क्या बना दिए? छोटा बना दिए। यानी छोटा बनाने को ही एक भाषा बोला जाता है टर्मिनेट करना। क्या करना? टर्मिनेट कर देना, यानी छोटा कर देना। तो देखो पहला, यानी कि रिकरिंग डेसिमल जो होता है, यानी रिपीटिंग डेसिमल होता है, उसको हम टर्मिनेट कर सकते हैं। टर्मिनेट करने का मतलब हम उसको छोटा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम 0.3000 को क्या लिख सकते हैं? 0.3 लिख सकते हैं। जैसे हम 0.333 लिख रहे हैं तो हम इसको 0.3 पे बार लगा सकते हैं, ठीक है। इसको हम काट पीट के छोटा कर सकते हैं। अब जरा ध्यान से समझना, अगर मैं इसको लिखना चाहूं फ्रैक्शन में तो आप बताओ बाबू क्या होगा? 3/10 ना जी। अगर मैं इसको लिखना चाहूं फ्रैक्शन में तो आपका जवाब होगा 3 लिख लो और जितना पे बार रहता उतना 9 लगा दो जी, 3/9। मैं पूछूं बस आपसे एक सवाल कि बताओ बाबू, ये 3 को अगर मैं मान लिया P और इस 10 को मान लिया Q, तो क्या आपको P/Q दिख रहा है? P/Q दिख रहा होगा ना। और P/Q हम बचपन में पढ़ते आते हैं, यही क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। क्या होता है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को आप बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। ध्यान से समझिएगा, ये क्या है? परिमेय संख्या, ठीक है जी। तो आपने देखा कि 3/10, यानी कि अब परिमेय संख्या आप जो कहते हैं, परिमेय संख्या को हम बचपन से एक डेफिनेशन पढ़ते आते हैं। कहते हैं अगर कोई भी पूछता है कि व्हाट इज द रेशनल नंबर, परिमेय संख्या क्या है, आप क्या जवाब देते हो? ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय होता है। थोड़ा सा इसमें सुधार कर लिया जाए, P/Q के साथ साथ क्या और पढ़ लिया जाए कि जितनी भी हम कह सकते हैं, जितनी भी रिकरिंग डेसिमल होती हैं, जितनी भी रिपीटिंग डेसिमल होती हैं, सब क्या होती हैं? परिमेय होती हैं। कल को अगर मान लीजिए, कल को ऐसा क्वेश्चन पूछता है, निम्न में से कौन सा परिमेय है? हमसे पूछ देता है पहला √2,
ठीक है, हमसे पूछ लेता ऐसा √3, हमसे ऐसे पूछ लिया पाई, हमसे पूछ लिया 3.1492222 ऐसा। और हमसे पूछा कि निम्न में से बताइए कौन से ऐसा ऑप्शन जो आपके सामने दिख रहा है, 4 विकल्प दिख रहा है, चारों विकल्प आपके सामने मैं लिख दिया हूं A, B, C, D, और हमसे चारों में से पूछ रहा है कि बताइए भैया कौन सा ऐसी संख्या है जो परिमेय है। तो आपका जवाब होगा कि सर परिमेय केवल जरूरी नहीं है P/Q। क्या कहीं भी P/Q दिख रहा है आपको? नहीं जी, कहीं भी P/Q नहीं दिख रहा। तो क्या हम P/Q इसको बनाएंगे? नहीं, बस आपके दिमाग में एक चीजें भरा रहना चाहिए कि अगर कोई ऐसी संख्या मुझे दिख गई जो रिपीटिंग है, जो रिकरिंग है, यानी जिसका बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो क्या होगी? परिमेय। तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? अच्छा, क्या आप समझ पा रहे हैं परिमेय का डेफिनेशन? परिमेय का डेफिनेशन केवल यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए कि हम P/Q के रूप में लिखें तो परिमेय होगा। यानी कि ये तो ठीक है, अपने जगह ये भी ठीक है, हम भी इसको भी जानेंगे, लेकिन हम एक चीज और भी जानेंगे कि जितनी भी रिपीटिंग डेसिमल होती हैं, जितना भी रिकरिंग डेसिमल होती हैं, वो सब की सब क्या होती है? परिमेय होती है। बताओ भाई, ठीक है? समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है थोड़ा सा और कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि हमारा फोकस ये है कि 2 से 3 दिन लगेगा भाई डेफिनेशन खत्म करने में। डेफिनेशन जैसे ही खत्म होगा उसका मजेदार चीज चालू होगा जी, उसके बाद फिर तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन, मजा आएगा लगाने में। तो थोड़ा सा सब्र करिए, डेफिनेशन पे कॉन्सेप्ट बनाइए, डेफिनेशन को एक अच्छे तरीके से अपना नोट्स बनाइए, कॉपी पेन लेके अपना नोट्स बनाइए, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स जो होता है ना, अपना खुद का बनाया हुआ नोट सबसे बेहतर होता है ना। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट देखते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल। देखिएगा भैया, नॉन रिकरिंग डेसिमल क्या होता है? एक ऐसी दशमलव संख्या, एक ऐसा दशमलव संख्या जिसको लिखेंगे, जिसको लिखने में अंकों का रिपीटिशन नहीं हो रहा है, लेकिन उसका अंत भी नहीं हो रहा है। जरा देखिएगा, मैं ऐसा लिख रहा हूं 3.14592798 और मैंने लगा दिया डॉट। जरा बताइएगा भैया, क्या आपको पता है कि 3 के बाद क्या आने वाला? नहीं ना। क्या आपको पता है 3 के बाद क्या आने वाला? आपका जवाब होगा ना जी। अब बताइए, इसके बाद मुझे पता, क्या इसका अंत भी है? आप कहेंगे नहीं जी, इसको अंत नहीं। क्या इसको आप टर्मिनेट कर पाओगे? क्या इसको छोटा कर पाओगे? आपका जवाब होगा ना जी, इसको हम छोटा नहीं कर पाएंगे। अगर इसको छोटा नहीं कर पाएंगे तो इसीलिए इसको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोला जाता है? नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ऐसी दशमलव संख्या जिसको आप छोटा ना कर पाओ। ऐसे दशमलव संख्या जिसको आप छोटा ना कर पाओ उसको बोला जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि नॉन रिकरिंग डेसिमल। नॉन रिकरिंग डेसिमल को हम नॉन टर्मिनेटिंग। अब बताओ, जब हम इसको छोटा ही नहीं कर पाएंगे तो क्या P/Q के रूप में लिख पाएंगे? आपका जवाब होगा ना जी, P/Q के रूप में हम लिख ही नहीं पाएंगे। और जब P/Q के रूप में जिसको नहीं लिख पाते हैं उसी का नाम है इर्रेशनल। उसको क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अच्छा, अपरिमेय संख्या क्या होता है? तो हम तो बचपन में बस एक ही चीजें पढ़े भाई कि अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे बस इतना सा समझे कि नॉन रिकरिंग डेसिमल, यानी जिसका ऐसा दशमलव संख्या जिसको आप टर्मिनेट ना कर पाए लेकिन अंकों का रिपीटिशन भी ना हो, ऐसे दशमलव संख्या को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब अपरिमेय संख्या कैसे होंगे? तो देखो, जितने भी रूट में वैल्यू होते हैं, जितने भी रूट में वैल्यू होते हैं जिनको आप बाहर नहीं कर सकते हैं, उनको कौड़ी से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। याद करो, भाग विधि से वर्गमूल निकालना। जरा याद करो, भाग विधि से जब वर्गमूल निकालते थे आप, तो आप क्या उसका अंत कर पाते थे? नहीं।
0 पेयर में करते थे, 0.000000 पेयरिंग में उतारते उतारते थक जाओगे, कभी उसका अंत ही नहीं होगा जी। इसलिए जितने भी अंडर रूट में वैल्यू होते हैं जिसको आप रूट से बाहर नहीं निकाल सकते उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे मैं कह दूं √2, √3। देखिए जितने हम लिख रहे हैं, मैंने लिखा √4, मैंने लिखा √5, लिखने दो बस, मैंने लिखा पाई, मैंने लिखा √7, मैंने लिखा √8। अब जरा मैं आपसे आगे मैं आपसे पूछता हूं भाई, इसमें से कौन सी संख्या ऐसी है जिसको अंडर रूट से आप बाहर निकाल सकते हो? आपका जवाब होगा सर 4 को मैं 2 के रूप में बाहर निकाल सकता हूं, तो ये अपरिमेय नहीं होगा। क्या इसको निकाल सकते हो? नहीं, तो ये अपरिमेय है। क्या इसको निकाल सकते हो? नहीं, ये भी अपरिमेय है। क्या इसको निकाल सकते हो? नहीं, ये भी अपरिमेय है। देखो पाई जो होता अपरिमेय होता है, क्योंकि हम जो पाई का वैल्यू 3.14 रखते हैं ना, और एक वैल्यू पढ़ते हो 22/7, ये अप्रॉक्स वैल्यू होता है और ये दोनों परिमेय होता है। क्या होता है? दोनों परिमेय। तो याद रखना पाई का वैल्यू 3.14 क्या है? परिमेय। पाई का वैल्यू 22/7 परिमेय, लेकिन पाई खुद में क्या? अपरिमेय। समझे बात को? √7 को बाहर निकाल सकते हो? नहीं, ये भी अपरिमेय है। √8 को बाहर निकाल सकते हो? नहीं, ये भी अपरिमेय है। क्या √9 को निकाल सकते हो? आप कहोगे हाँ जी, इसको 3 के रूप में बाहर निकाल सकते हैं, तो ये आपका क्या है? परिमेय है जी, ये अपरिमेय नहीं। क्या हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको परिमेय और अपरिमेय समझ में आ गया होगा? यानी डेसिमल क्या है, आपको रिकरिंग डेसिमल क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या है। रियल नंबर को हम जब बांटे डेसिमल नंबर में 2 पार्ट में बांट के देखे कि रिकरिंग डेसिमल क्या है, नॉन रिकरिंग डेसिमल क्या है, इस सबको हमने पढ़ लिया। समझ पा रहे हैं? ठीक है। और डेफिनेशन कुछ बचा हुआ है जो कल के लिए इंटीजर्स का डेफिनेशन बचा हुआ है, यानी कि एक दिन और डेफिनेशन के में लगेगा। और डेफिनेशन का जैसे ही देखो, हम बहुत तेज नहीं चल रहे हैं, बहुत तेज पढ़ाना भी नहीं चाहते हैं। हम चाहते तो एक दिन में ही डेफिनेशन को खत्म कर सकते थे, लेकिन एक दिन में डेफिनेशन को खत्म करेंगे तो भाई सब मिक्सअप हो जाएगा। आपका जो माइंड है ना, जो आपका दिमाग है, दही बन जाएगा। ठीक है। और हम चाह रहे हैं तो एक दिन और वेट करिए, जैसे ही आपका डेफिनेशन खत्म फिर हम क्वेश्चन का भंडार लेके आएंगे, एक कलेक्शन लेके आएंगे, एक अच्छा कलेक्टिव क्वेश्चन आएगा जो प्रीवियस ईयर से कुछ रहेगा, कुछ हमारा रहेगा, कुछ आपका एसएससी सीजीएल मेंस का भी क्वेश्चन हम लेके आएंगे, कुछ एनटीपीसी के सारे क्वेश्चन रहेंगे। और जहां तक उम्मीद है, हम उम्मीद कर रहे हैं, हम कुछ एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि देखिए अभी आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने मित्रों को शेयर करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोग देखें। और जितने लोग एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, वो एनटीपीसी की तैयारी करने वाले हर एक एस्पिरेंट को कुछ फ़ायदा मिले इस वीडियो से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू।